हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे साथ क्या हुआ। चैनल की परफॉर्मेंस रीच तो डाउन होने ही वाली है, साथ ही साथ चैनल भी डाउन हो सकता है। मैं इस वीडियो के बाद जो वीडियो शो नहीं हो रहे उन सभी को मैं रीअपलोड कर दूंगा, या सारे के सारे ही मैं रीअपलोड कर दूंगा, क्योंकि बीच बीच में मुझे उन्हें ट्रिम करना पड़ा है तो काफ़ी सारे पॉइंट उसमें मिस हो गए होंगे। बट देखो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये तो स्ट्राइक देने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ, उस पर मट्टी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे भी इस चीज़ का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाते हो। तो आते हैं अब नोवेल में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान पहुंच गया होता है पिल रिफाइनमेंट के लिए, उस एरिया में जहाँ पिल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होना था। साथ ही उसके साथ जेनी और साओ लॉन्ग भी आए थे। साथ ही हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जो जैन बूफान था वो एक बंदे को लेकर वहाँ पे आया था और सबको लग रहा होता है कि यही जो यान है। जिसके बाद फिल कंपटीशन स्टार्ट होता है तो जेनी जॉन से कहती है अच्छे नंबर लेके आना, जिसपे जॉन थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कहता है पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद इनके बीच में थोड़ी सी गपशप होती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पिछले एपिसोड में देख चुके होते हैं कि जो यान चला गया था उसी एरिया पर जहाँ पिल रिफाइनमेंट होनी थी। सभी लोगों ने अपने अपने कोल्ड्रोन निकाल लिए थे और पिल रिफाइनमेंट स्टार्ट भी हो चुकी थी। जहाँ जॉन के तो 2 सेट बर्बाद हो गए तो जॉन रिफाइनमेंट ही नहीं कर पा रहा था। दूसरा किंग आवरान और किंग मुयर जो यान को ढूंढने के लिए बैठे हुए थे कि आखिरकार ये बंदा गया कहाँ, और उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो जो यान को ढूंढ पाए। और इसके बाद जो यान लास्ट इंग्रेडिएंट को रिफाइन करता है, फिर लाइटिंग वो पे अट्रैक्ट हो जाती है, जिसका सामना जॉन को अब अकेले करना था। लेकिन मैं एपिसोड वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। चैनल में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, कमेंट भी करते रहना, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एक स्ट्राइक पहले की थी, एक अभी आ गई, काफ़ी सारे वीडियो डाउन हो गए, तो अब तो बिना कहे तुम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर यहाँ पे डिमोटिवेट किया तो मैं पक्का चैनल बंद कर दूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो यान दिखाया जाता है जो कि अपने आसमान के ऊपर गरज रहे बादलों की तरफ देखता है। तो जॉन तुरंत अपने हाथ को फ्लिप करता है और उसके हाथ में अपीयर होता है उसका हैवी जुआन रूलर। जिसके बाद जो यान सीधा ही फिल लाइटिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। इस टाइम पे जोयान की जो आंखें होती हैं वो सिकुड़ी हुई होती हैं और लाइटिंग को देख रही होती हैं। और इसके बाद जोयान का सनसनाता हुआ हैवी जुआन रूलर उसकी तरफ बढ़ रही एक पावरफुल लाइटिंग से जाकर टकरा जाता है, जिससे लाइटिंग गायब होकर हैवी जुआन रूलर द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। जिसके बाद जोयान वापस से हैवी जुआन रूलर को रखता है और नीचे कुलड्रोन के पास अपीयर होता है। जिसके बाद वो चैंग लिंग पिल को उठाते हुए जेट की बोतल के अंदर उसे रख लेता है, जो कि एम्परर टियर की 3rd रैंक की पिल थी। और इसे देखकर जॉन काफी सेटिस्फाइड भी होता है कि आखिरकार वो लास्ट स्टेप में समझ गया कि इसे कैसे रिफाइन करना है और उसने रैंक 3 की पिल को रिफाइन कर लिया। साथ ही इस टाइम तक जॉन काफी ज्यादा थक भी गया होता है और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो भी लगभग ड्रेन हो गई थी। साथ ही जॉन पहले अनसक्सेसफुल होता रहा था क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन जॉन ने अभी जो टेक्निक परफॉर्म की थी उससे जॉन ये तो समझ गया था कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने हैंड प्रिंट के साथ यूज कर सकता है। जिसके बाद जॉन कहता है एम्परर टियर की 3rd रैंक की पिल को रिफाइन करने में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है, मुझे नहीं पता रैंक 4 की पिल को रिफाइन करने में कितनी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होगी। इस टाइम पे बंदा थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है क्योंकि उसे जो पिल रिफाइन करनी थी वो तो रैंक 5 की थी। साथ ही साथ जॉन ब्लड स्प्लिट आर्ट को हर दिन कल्टीवेट करता था, लेकिन जो यू मिंगलिन के अंदर हल्के से चेंज के साथ उसकी बॉडी में हल्की सी स्पिरिचुअल पावर बढ़ी थी। उसके बाद से जॉन की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर में जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जिसके बाद जॉन इसे सोचते हुए जेट की बोतल के अंदर साइन हो रही चैंगलिंग पिल को देखता है, क्योंकि अब इस पिल को देखने के बाद इसकी क्वालिटी का टेस्ट करने का टाइम था। इसीलिए जॉन उस कोल्ड्रोन को वापस से अपनी रिंग में डाल लेता है और इस पिल के टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही ये डिसाइड हो सकता था कि क्या जोयान टॉप 5 लोगों में पहुंच पाएगा और दूसरे फेज में एंटर हो पाएगा या नहीं। साथ ही वो बड़ी सी टोपी पहने वाला पर्सन जोयान के ग्रुप में पहले स्थान पर था, जिससे जोयान भी उसे काफी ग्रेटफुल तरीके से देख रहा होता है, क्योंकि अगर उस बंदे ने अपनी रिफाइनमेंट टेक्निक जोयान को न दिखाई होती तो जॉन कभी भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाता और हमेशा ही उसी दहलीज पर अटका रहता कि इसे रिफाइन कैसे करते हैं। जिसके बाद पार्टिसिपेट करने वाले फार्मिस्टों में आधे दिन के आराम के बाद दूसरा फेज स्टार्ट किया जाता है। साथ ही इस टाइम पे जोयान भी टॉप 5 लोगों में आ गया होता है और इस टाइम पे जोयान एक और रैंक 3 की पिल को रिफाइन कर रहा होता है, जो 3 स्टार डाउडी लेवल के वर्ड की पावर को स्टेबल कर सकती थी। और ये चैंगलिन पिल के कंपैरिजन में और भी कठिन थी, लेकिन चैंगलिन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेने के एक्सपीरियंस के साथ जोयान पूरी तरीके से रैंक 3 में कदम रख चुका होता है, इसीलिए वो पहले ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। हालांकि पहले स्टेप में अनसक्सेसफुल होने के बाद जोयान पूरी तरीके से खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है और इसके बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर के कोऑर्डिनेट के साथ वो युआन पिल इसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है। साथ ही थोड़े आराम के बाद जोयान इन इंग्रेडिएंट के तीसरे बैच को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। साथ ही उसे जल्द ही नई टेक्निक और स्पिरिचुअल पावर के यूज से भी फेमिलियर होना था और जॉन को पता था कि हार्ड फिल्स को कंटिन्यू रिफाइन करने से ही वो अपने एल्केमी को सुधार सकता था।
लेकिन उसी टाइम पे दूसरी डायरेक्शन में कई लालची निगाहें काले कपड़े पहने हुए एक फार्मिस्ट पर टिकी हुई होती हैं। और ये एल्केमिस्ट जिसने काला कपड़ा पहना हुआ होता है, ये बिल्कुल जो यान की तरह लग रहा होता है और सभी लोग इसे ललचाई हुई नजरों से देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग जो यान को जानते थे वे भी अगर दूर से देखते तो उन्हें भी समझने में गलती हो सकती थी। जिसके बाद अचानक ही बूम की आवाज के साथ पिल लाइटिंग आसमान में अपेयर होती है। जाहिर है उस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बंदे ने युआन पिल को रिफाइन कर लिया था, जो कि जो यान के जैसा दिखता था। इसके बाद वो आसमान में उठता है और तुरंत ही पिल लाइटिंग के ऊपर अटैक कर देता है और पिल लाइटिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। 10 दिन से ज़्यादा के टाइम के बाद कंपटीशन का जो दूसरा फेज होता है वो भी आखिरकार एंड हो जाता है। और अब यहाँ पे पिल के क्वालिटी की टेस्ट की बारी थी, जहाँ पे जॉन ने अपने ग्रुप में 3rd रैंक पर अपनी पोजीशन बनाई थी। और इस टाइम पे तीसरे फेज के अंदर बड़ी टोपी वाला आदमी और जो यान जैसा दिखने वाला बंदा भी तीसरे फेज में इंटर हो गए थे। जिसके बाद तीसरे फेज में इंटर होने वाले सभी एल्केमिस्ट क्रॉस लेग करके आधे दिन तक बैठे रहते हैं और आराम करते हैं। जिसके बाद ये तीसरा फेज स्टार्ट होता है। तभी जो यान भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और कंपटीशन के तीसरे दौर में चला जाता है। साथ ही आधे दिन के आराम के बाद जॉन पहले अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका होता है। और इसके बाद वो जहाँ पे ये पिल ओकेजन हो रहा होता है वहाँ पे देखता है। उसने देखा था इस कंपटीशन में जहाँ हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अब 100 से भी कम लोग बचे हुए थे। जिसका मतलब था तीसरा फेज ही फाइनल फेज होने वाला है। साथ ही ऊंचे मंच के ऊपर किंग हावरान ने भी आखिरकार जो यान को 100 से कम लोगों के अंदर देख लिया होता है। लेकिन वो पर्सन जो कि बिल्कुल जो यान जैसा दिखता था वो जो यान के कंपेरिजन में अभी भी काफी दूर था। जिसके बाद एक आवाज आती है, तीसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है। और ये सुनकर सभी अल्केमिस्ट अपनी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो पिल स्क्रॉल को उठाकर रीड करते हैं तो ये तीसरे फेज में रिफाइन की जाने वाली पिल वान लिंग पिल होने वाली थी। हालांकि अभी भी एम्परर टियर के रैंक 3 की पिल होने वाली थी, लेकिन रैंक 3 की पिल के कंपैरिजन में इसे रिफाइन करना सबसे कठिन था। दूसरी तरफ जोयान जिसने पिछले 2 राउंड फील कर लिए थे वो तुरंत ही रिफाइनमेंट को स्टार्ट नहीं करता, बल्कि इस फॉर्मूले को काफी ज्यादा ध्यान से रीड करता है। और इसके बाद धीरे आवाज के बाद जोयान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उंगलियों के बीच में रेड लाइट अचानक से साइन होती है, जो कि जॉन की फ्लेम होती है। और इसके बाद उस फ्लेम को जॉन अपने युआनमू कूलडाउन के अंदर अपीयर कर देता है। साथ ही युआनमू कूलडाउन और 2 टाइप की स्काई फायर की मदद के कारण जोयान के लिए फिल रिफाइन करना कठिनाई से बहुत कम हो गया था। जिसके बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने हाथों में अपीयर करता है और इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जॉन ने किंगलिन लिक्विड और बेड क्लोई पिल को रिफाइन करने के लिए इस टेक्निक को अनगिनत बार यूज किया था, इसलिए जॉन बेहोश होते हुए भी इस टेक्निक का यूज कर सकता था। और इसमें जोयान की सक्सेसफुल रेट काफी ज्यादा हाई थे और इनका जो मेडिसिनल इफेक्ट था वो भी काफी हाई था। और इस टाइम पे जॉन के जो प्रिंट थे वो काफी ज्यादा तेजी से बदल रहे होते हैं और युआनमू कूलडाउन के अंदर की वो फ्लेम काफी स्पीड के साथ इन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रही होती है। साथ ही जॉन की बॉडी के अंदर एक्यूपंक्चर पॉइंट उनके अंदर एनर्जी काफी तेजी से घूम रही होती है, जो जॉन के मेरिडियन और डेंटियन से होते हुए उसकी हेवनली फायर या की स्काई फायर को सपोर्ट कर रही होती है। हालांकि तभी अचानक एक फूक की आवाज आती है और रिफाइनमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है। और ये पिल रिफाइन करना वास्तव में चैंगलिंग पिल और युआन पिल दोनों के कंपैरिजन में मुश्किल थी। जिसके बाद युआन थोड़ा सा उदास होते हुए दूसरे सेट को निकालकर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ काले कपड़े पहने हुए वो पर्सन जो बिल्कुल जो यान जैसा दिखता था, काफी हाई पावर के पावर हाउसेस उसे काफी नाराज नजरों के साथ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जैन बुफान, उनकी आंखों में तो चालाकी साफ झलक रही होती है, क्योंकि काले कलर के कपड़े को जिसे वो लेकर आए थे बंदे को, लोग सभी उसे ही जियोयान समझ रहे होते हैं, जबकि वो घंटा जियोयान नहीं था। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी स्ट्रेटजी थी जोयान को सेव करने की। साथ ही जो लोग जोयान को पाना चाहते थे उन सभी की नज़र उस लड़के पर ही टिकी हुई होती है। साथ ही पिल पैलेस के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों ने टाइम पर इस लड़के के साथ संपर्क भी किया था, लेकिन तीसरे फर्स्ट फेज के दौरान न जाने यह ब्लैक कलर के कपड़े हुए पर्सन इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है। साथ ही उसकी टेक्निक पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अजीब होती हैं। साथ ही वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी लग रहा होता है ऐसा करते हुए। साथ ही उसके कूलडाउन से अचानक इंग्रेडिएंट के नष्ट होने की आवाज़ आती है और बाहर के हर कोई लालची नज़रों के साथ उस लड़के को देख रहे होते हैं। तभी पिल पैलेस की डैमेज ट्राइब को छोड़कर बाकी सभी पीक फैमिलीज तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए रेडी होती हैं। दूसरी तरफ याओ जून कंपटीशन में पहले फेज के दौरान केवल 30 ही लोग बचे थे और इन्हीं 30 लोगों ने फाइनल में एंटर किया था और अपने अपने बेस्ट स्किल्स दिखाए थे और लास्ट एफर्ट किए थे। लेकिन वास्तव में याओ जून कंपटीशन के कंपैरिजन में ये कंपटीशन काफी ज्यादा लाइवली लग रहा होता है। अब तभी एक बंदा कहता है, देखो उस पर्सन का कूलडाउन कितना अजीब है, सच में वो जलती हुई फ्लेम की तरह दिख रहा है। साथ ही सभी क्या के साइन होते हैं उस अजीब सी चीज को देखते हैं और उस अजीब से पर्सन को। तभी दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कोई बड़े फैमिली का डिसाइबल है, लेकिन उसके कपड़े काफी साधारण है, उसे ध्यान से देखो, हो सकता है कि वही वो एल्केमिस्ट हो जिसने
किंगलिन लिक्विड जैसी मैजिकल लिक्विड को रिफाइन किया था, लेकिन उसकी टेक्निक दिन जाना नॉर्मल क्यों है? तभी दूसरा बंदा कहता है वास्तव में वो पर्सन मेरी खबर गलत कैसे हो सकती है? आप देख सकते हैं कि ऊंचे स्टेज के ऊपर हर कोई उसे ही घूर रहा है, ये वही है। हालांकि उसके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन वो पर्सन है जिसे लकीली वो पिल फॉर्मूले मिले हैं। तभी तीसरा बंदा कहता हो सकता है, और ऐसे ही लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पे पिल का रिफाइनमेंट कंटिन्यू रहता है, हवा काफी शांत होती है और केवल आग की लपटों की आवाज सुनी जा सकती थी। साथ ही अखाड़े के अंदर ये सभी फिगर्स बिल्कुल पार्थिबार के स्टोन स्टैचू की तरह बैठे हुए होते हैं और टाइम तेजी से बीतता जाता है और दर्जनों दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद बादलों के अंदर गजने वाली लाइटिंग इकट्ठा होने लगती है, जिससे सभी अल्केमिस्ट अपने हाथों के हैंडप्रिंट को बनाते हुए टाइम पर बादलों के ऊपर जाकर लाइटिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी एरिना के अंदर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए युक्सुआन नाम का एक बंदा कोल्ड फेस सिम्पसन के साथ तुरंत ही उठता है और अपने हाथ के अंदर काफी पावरफुल एनर्जी वेब को जनरेट करता है, जो उसके चारों तरफ फैल जाती है और एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल स्मेल उसके कुल्डोन से बाहर निकलती है। और इसके बाद एक गोल्ड रंग का रेड कलर का पिल उससे बाहर निकलता है, जिसके बाद वो पिल लाइटिंग की तरफ देखता है जो इससे अट्रैक्ट हुई थी। तो वो हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि चैंपियन कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई देती है, सभी लोग जेलस नजरों के साथ उसे देखने लगते हैं। दूसरा जॉन इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसका पूरा ही दिमाग पिल रिफाइनमेंट में डूबा हुआ होता है और जो यान के तो पूरे कपड़े ही पसीने से तरबतर हो चुके होते हैं। दूसरा बड़ी टोपी पहने वाला बंदा भी जॉन के जैसा ही था, उसने भी आसमान से गरज रहे बादलों को बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया था और अपनी सारी एनर्जी को पिल रिफाइनमेंट में झोंक दिया था। साथ ही उसकी पिल धीरे धीरे कंडेंस हो रही होती है और गोल होने लगी होती है। साथ ही उसके सिर के ऊपर भी गरजते हुए काले बादल कंडेंस होने लगे थे। तभी इस लाइटिंग के साथ एक फिगर आसमान में दिखाई देती है। हालांकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग भी थे जो पिल लाइटिंग को झेल नहीं पा रहे थे और लाइटिंग का शॉक वेव झेलते हुए वो काफी दूर तक डिस्ट्रॉय होते हुए उड़ते हुए गए थे और उनकी पिल भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। हालांकि काले कपड़े पहने हुआ वो पर्सन जो यान जैसा दिखता था, वो अनसक्सेसफुल हुआ था और बिना किसी निराशा के बिल्कुल खुश और चिल मैदान के बाहर चला गया था। साथ ही साथ एक धीमी आवाज के साथ वो काले कलर का कपड़ा पहने हुए लड़का बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। साथ ही मर्चेंट अलायंस इससे काफी घबरा गया होता है। हालांकि जेन बुफर ने स्टार्टिंग में सोचा होता है कि उस बंदे को एरिना में रखेंगे, जिससे जो यान ये देख सकता है कि कितने सारे लोग उसे घूर रहे हैं और उनकी नजर उस पर है और पिल रिफाइनमेंट के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं या उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन उस बंदे के गायब हो जाने के कारण उनकी ये स्ट्रेटजी फेल हो गई थी, लेकिन वो कम से कम इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड थे कि इस चक्कर में किसी की भी नजर जो यान के ऊपर नहीं गई थी। हालांकि अपने प्लान के साथ वो जो यान को खुद के साथ कोऑर्डिनेट कराने के लिए मनाना चाहते थे, जहाँ जॉन अपने आप ही उनको वो चीज़ें हैंड ओवर कर दे, पर एक प्लान काम नहीं आया तो कम से कम वो ये कह सकते थे कि उन्होंने जो यान को बचा तो लिया है। और ये सोचकर जैन बुफन थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर पावर हाउसेस के बीच में तो उथल पुथल मची हुई होती है। जो मैदान के बीच से जो यान को पकड़ना चाहते थे वो अचानक ही गायब हो गया होता है। दूसरी तरफ ये सीन को देखकर किंग हावरान बिना किसी टेंशन के स्माइल करता है। दूसरे बगल में किंग मुयर घबराई हुई होती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चला था कि काले कलर का कपड़ा पहने हुआ बंदा जो यान नहीं था। दूसरा पिल पवेलियन का बंदा काफी शांति से बैठा हुआ होता है, उसके चेहरे पर कोई भी इंप्रेशन नहीं था। साथ ही वो बिना किसी घबराहट के उसका पता लगाने के लिए कहता है। हालांकि ये मूवमेंट जल्दी ही खत्म हो जाता है और सभी की नजरें वापस से मैदान के ऊपर आ जाती हैं। साथ ही इस टाइम तक जोयान ने भी सक्सेसफुली अपने लिक्विड को गाढ़ा कर लिया होता है और जो यान के खोपड़े के ऊपर भी बादलों के झोपड़े अपेयर हो गए होते हैं, जहाँ पिल लाइटिंग साइन हो रही होती है। ये देखकर तो जियान की आंखें सिकुड़ जाती हैं और एक बार फिर से वो अपने हैवी जुआन रूलर को निकालता है। ये देखकर हैवी जुआन रूलर भी कह रहा होगा, हाँ साले जियान मत दो हमें, मार डालो मुझे, बार बार लाइटिंग से मुझे ही टक्कर खिलवा रहा है। और यहाँ पे जियान इस बार भी बेरहमी से पिल लाइटिंग के ऊपर हैवी जुआन रूलर को दे मारता है, लेकिन इसके कारण पिल लाइटिंग तो डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन इसका झटका जियान के हाथों में भी लगता है और जियान के हाथ कांपने लगते हैं, जिससे जियान कहता लगता है मैंने कमाका है। जिसके बाद जियान नीचे आता है और अपनी पिल को वापस से अपनी जेड की बोतल के अंदर रख लेता है। जिसके बाद बिगिनर पिल कंपटीशन एंड हो जाता है और सभी अल्केमिस्ट अपनी रिफाइन कर चुकी पिल की जेड की बोतल वहाँ आए हुए सीनियर्स और एल्डर्स को पकड़ा देते हैं, क्योंकि अब इनका कैलकुलेशन होना था और इसकी क्वालिटी चेक होनी थी, जिसके बाद ये रिजल्ट आना था। तो इसके बाद बात आती है, एक एल्डर आते हैं और कहते हैं हर कोई शांत रहो, पिल कंपटीशन एंड हो चुका है। यहाँ काफी टैलेंटेड लोग आए थे, साथ ही कई महीनों के कंपटीशन के बाद आखिरकार पिल कंपटीशन के पीक एल्केमिस्टों को चुन लिया गया है। साथ ही ये 3 लोग मैं उनके नाम एक एक करके अनाउंस करूंगा, वो यहाँ आ सकते हैं। और इस खूसट बुड्ढे की आवाज को सुनकर हर कोई चुप रह जाता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है तीसरा स्थान युक्सुआन, जिसमें युक्सुआन नाम का ये बंदा इस्तेमाल करते हुए जाता है कि अपनी तो लॉटरी लग गई, लेकिन वो तुरंत ही उदास भी हो जाता है, मैं फर्स्ट नहीं आया, और चेहरा काला हो जाता है।
तभी दूसरा नाम अनाउंस होता है, दूसरा स्थान लैंगटियान। तभी सभी की नजर टोपी पहने हुए आदमी के ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ जोयान की आंखें भी सिकुड़ जाती हैं कि ये बंदा जो इतना ज्यादा खतरनाक था ये दूसरे रैंक पर आया है, तो पहली रैंक पे कौन आया होगा। और जोयान थोड़ा सा हैरान होता है। तभी आवाज आती है, फर्स्ट रैंक डबल फायर। और इसके बाद ओल्ड मैन जो यान की तरफ देखता है तो जोयान शॉक रह जाता है, क्योंकि डबल फायर या कि सुआंग हुओ ये नाम सुनते ही जोयान चौंक गया था, क्योंकि ये तो उसी का नाम था। इससे तो उसकी आंखों से रोशनी फूट पड़ती है। बंदा काफी खुश होता है। तभी लैंगटियान जो यान की तरफ देखता है और फ्रेंडली स्माइल पास करता है, तो जोयान भी एक ग्रेटफुल स्माइल पास करता है उसकी तरफ, क्योंकि अगर लैंगटियान ने जोयान को अपनी रिफाइनमेंट शो करके नहीं दिखाई होती तो जोयान कभी भी ऐसा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जोयान काफी लॉन्ग टाइम तक रैंक 3 की पिल को रिफाइन भी नहीं कर पाया था। इसलिए जोयान का दिल लैंगटियान के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ यू जुआन तो जोयान को काफी ज्यादा नफरत भरी नजरों से देख रहा होता है। तभी एल्डर कहता है तो सभी को अब प्राइजेस दिए जाने चाहिए, जहाँ फर्स्ट रैंक का जो प्राइज होता है वो एक मेडिसिनल कुल्ड्रोन होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। साथ ही इसकी बनावट भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है और पहली नजर में ये एक पीक डिवाइन कुल्ड्रोन लग रहा होता है। और अगर कोई वास्तव में कोई एल्केमिस्ट है तो वो इस चीज से अट्रैक्ट ना हो ये तो इम्पॉसिबल था। और उस टाइम पे लैंगटियान और युक्सुआन उन दोनों की आंखें जलने लगती है इस कुल्ड्रोन को देखकर। दूसरी तरफ जोयान लैंगटियान की ऐसी ललचाई नजरों को देखता है तो उसे भी पता था कि ये कुल्ड्रोन तो हर एक बंदे के लिए काफी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। लैंगटियान जैसे एल्केमिस्ट की तो बात ही छोड़ दो, जिसके पास एक अच्छा कुल्ड्रोन नहीं था, जो यान के लिए भी कुल्ड्रोन की काफी बड़ी दिलचस्पी थी। पर जो यान के पास युआनमू कुल्ड्रोन था इसलिए उसे अच्छे से अच्छी कुल्ड्रोन की भी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि प्राइजेस को देने के बाद ओल्ड मैन अपने हाथ में एक सर्टिफिकेट जैसी कोई चीज पकड़ता है और जोयान को अपने प्राइज को लेने के लिए आगे बुलाता है। हालांकि तभी जोयान सामने वाले सीनियर की तरफ गीट करते हुए कहता है, माफ करें सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि दूसरी पोजीशन का इनाम क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, न जाने ये क्या सोच रहा है। तभी ओल्ड मैन भी जोयान को आंखें से कोड़ कर देखता है और उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी होती है, जिसके बाद वो कहता है, अच्छा लड़के, क्या तुम्हें डर है कि दूसरी पोजीशन का प्राइज पहली पोजीशन से बेहतर होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे कोई षड्यंत्र रच रहा हूँ? लेकिन क्योंकि तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रैंक 2 का प्राइज है कि तुम दिए गए चीजों में से कोई भी 3 चीजें चूज कर सकते हो जो कि सामने के हॉल के अंदर हैं। और इस टाइम पे उस हॉल के अंदर केवल 5 चीजें रखी हुई होती हैं। और ऐसा लग रहा था क्योंकि सेकंड प्राइज वाला 3 चीजें चुन सकता था तो बची हुई चीजें रैंक 3 वाले बंदे को मिलने वाली थी। तभी जोयान सामने के पोडियम की तरफ देखते हुए कहता है, रखे हुए प्राइजेस को देखता है और अपना सिर घुमाकर लैंगटियान की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर लैंग, क्या मैं आपके साथ प्राइजेस को एक्सचेंज कर सकता हूँ? ये सुनकर लैंगटियान ही नहीं बल्कि हर कोई वहाँ पे शॉक रह जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाया था कि पहले स्थान वाला बंदा दूसरे रैंक वाले बंदे के साथ अपने प्राइज को एक्सचेंज क्यों कर रहा है। उन्हें पता था कि पहले प्राइज का और दूसरे प्राइज के बीच का डिफरेंस काफी बड़ा होता था, जबकि दूसरे प्राइज और तीसरे प्राइज के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता था, साथ ही पहले प्राइज वाले का ही नाम होता था। तभी जोयान लैंगटियान की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, क्या आपका मन नहीं है? तभी लैंगटियान भला इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकता था? आखिरकार इस कुल्ड्रोन का तो उसने सपना देखा था, लेकिन उसे अब तक समझ में नहीं आया था कि जोयान आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए लैंगटियान जोयान की तरफ सीरियस होकर देखते हुए कहता है, मुझे इसका रीजन तो बताओ। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ तो क्या तुम इस पे विश्वास करोगे? जिसके बाद लैंगटियान बिना कुछ कहे जोयान की तरफ देखने लगता है। तभी जोयान लैंगटियान के सामने जाते हुए कहता है, ठीक है वास्तव में, और उसके कान में जाकर कहता है, मेरा कुल्ड्रोन इससे बेहतर है। और इसके बाद सिर उठाकर लैंगटियान को देखकर स्माइल करता है। ये सुनकर लैंगटियान जोयान की तरफ देखता है और बिना किसी बात को सोचे हुए तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद। जिसके बाद जोयान एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर, क्या मैं रैंक 2 के प्राइस को ले सकता हूँ? तभी ओल्ड एल्डर जोयान को देखते जैसे कि वो किसी मॉन्स्टर को देख रहे हो। हालांकि ओल्ड मैन ने स्टार्टिंग में सोचा था कि ये बंदा जोयान हो सकता है, लेकिन उसकी ऐसी हरकत से वो समझ गया था कि ये कोई चूतिया इंसान है। साथ ही साथ उसे लग रहा होता कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो जोयान के पास अच्छा कुल्ड्रोन होगा या कि फिर इस बंदे के पास इसकी पिल के कारण इसका दिमाग खराब हो गया होगा। दूसरी तरफ जोयान तुरंत ही कहता है, सीनियर, क्या कोई समस्या है? और ओल्ड मैन को अपनी तरफ देखते हुए जोयान काफी हैरान होता है। तभी एल्डर कहते हैं, क्या गलत हो सकता है? आप दोनों ने निजी तौर पर इस चीज को डिस्कस किया है और आपका नंबर 1 बनना ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है? क्या मैं आपको अभी भी फर्स्ट रैंक को वापस लेने के लिए फोर्सफुली तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और नीचे जाकर इन्हें एक्सचेंज करते हैं तो क्या ये भी वैसा ही नहीं होगा? लेकिन उसके पास जोयान को फ्लोर के ऊपर ले जाकर सेकंड प्राइज को चुनने के देने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसलिए जोयान ओल्ड मैन के साथ पीछे पीछे स्टेज पर जाता है और 5 चीजों में से स्टेज पे बेंच पे रखी हुई 3 चीजों को देखता है, जो कि 3 पिल फॉर्मूले होते हैं, एक पिल होते और एक हाफ कटा हुआ मैप होता है। तभी ओल्ड मैन जोयान को उन चीजों से फेमिलियर कराते हुए कहते हैं, ये तीनों स्क्रोल टियर 4 की पिल के स्क्रोल हैं, ताकि आप इनका यूज करके
अपनी रैंक को प्रमोट कर सके और बढ़ा सके। और इस पिल को जुआन पिल कहा जाता है, जो एम्परर टियर की रैंक 5 का मेडिसिन पिल है, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर को तुरंत बढ़ा सकता है। साथ ही ये जो हाफ कटा हुआ मैप है, ये किसी बड़े से मैप का एक टुकड़ा है, जो कि अनगिनत सालों के बाद भी अभी भी हम इसके सेकंड पार्ट को नहीं खोज पाए हैं। साथ ही हम नहीं जानते कि ये कहाँ है। आप इनमें से 3 चीजें चुन सकते हैं। तभी जॉन उन तीनों स्क्रोल को उठाता है और उनके नाम और उनके काम को वो स्क्रोल के ऊपर से पढ़ता है, जिसमें से एक थी ब्लैक पैटर्न पिल, जो कि ब्रीथ को काफी बढ़ा सकती थी और एम्परर टियर की रैंक 4 की पिल थी। जिसके बाद थी बोधी पिल, जो कि रेनकार्नेशन को फास्ट कर सकती थी, यानी कि पुनर्जन्म की स्पीड को। ये भी रैंक 4 की पिल थी। जिसके बाद थी बॉडी प्रोटेक्टिंग पिल, जो कि बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बना सकती थी। लेकिन इन तीनों पिल में जोयान ने पाया था कि बॉडी प्रोटेक्टिंग पिल को छोड़कर बाकी की दोनों ही उसके लिए बेकार थी, इसलिए बॉडी प्रोटेक्टिंग पिल को वो उठा लेता है। जिसके बाद वो उस पिल को उठा लेता है जिसका नाम त्यानलिंग पिल था, और उसके बाद आधा कटा हुआ वो मैप ले लेता है। जिसके बाद ओल्ड मैन आगे आते हुए जॉन से कहता है, यंग मास्टर आपने बिगनर्स पिल कंपटीशन को जीतकर। जिसके बाद वो कहता है, यंग मास्टर आपने अभी तक हमारे पिल हॉल में रजिस्टर नहीं कराया है, आपका प्रमाण पत्र आपको मिल चुका है, और इसके बाद आप अगर हमारे हॉल ऑफ पिल में जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप बिना टेस्ट दिए ही डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसपे जॉन तुरंत ही अपने प्रमाण पत्र को लेकर जोयान पोडियम से बाहर आ जाता है और लैंगतियान को भी पिल कुलड्रोन मिल गया होता है, जो कि अपने बाहों में पकड़े हुए उसे जोर से गले लगाए हुए होता है। और जल्दी वो जॉन को ग्रीट भी करता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुझे पता है तूने मुझे जन्नत दे दी, तुम जब चाहो मेरे साथ आ सकते हो, मेरे पास आ सकते हो, तुम्हारा हमेशा वेलकम है। जिसके बाद वो कहता है, मास्टर स्वांग हुओ, आप और मैं पहले कभी नहीं मिले। मैं नहीं जानता कि आपने मुझे ये पिल कुलड्रोन क्यों दे दिया, लेकिन वास्तव में मुझे एक अच्छे पिल कुलड्रोन की जरूरत थी। आपकी इस मदद को मैं लैंगटियान हमेशा याद रखूंगा और हमेशा ही आपका एहसानमंद रहूंगा। तब जॉन कहता है, ऐसा मत कहो, और ऐसा कहते हुए जॉन स्माइल करता है। दूसरा लैंगटियान को उम्मीद नहीं थी कि जॉन इतना ज्यादा इजीली उसकी बात को टाल देगा, इसलिए वो थोड़ा सा एम्बेरस भी फील करता है और कहता है, ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लैंगटियान की जरूरत पड़े तो बस मुझे ढूंढने के लिए टियरिंग सिटी के साउथ एरिया में लैंगटियान फार्मेसी में आइएगा, मैं हमेशा तुम्हारे वेलकम के लिए रेडी रहूंगा। तभी जॉन कहता है, टियरिंग सिटी, और लैंगटियान की तरफ देखता है। जॉन को पता था वो सिटी जहाँ पे नए प्रमोट हुए डाउडीज को छोड़कर शायद ही बहुत कम लोग आते थे। तो लैंगटियान जैसा पावरफुल और टैलेंटेड अल्केमिस्ट अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अदर कोई जगह पर क्यों नहीं जाता। तभी लैंगटियान बताता है, यहाँ मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना ही मैं किसी अलायंस या आर्मी में शामिल हुआ, ना ही मैं किसी बाहरी दुनिया में गया हूँ, ना ही मुझे बाहर के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर तो जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक बंदा जो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आया, न कहीं गया, इसी शहर में रहा, उसके पास कोई फायर नहीं, अच्छी स्काई फायर नहीं, अच्छा मेडिसिनल कुलड्रोन नहीं, फिर भी वो वास्तव में इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और तीसरे रैंक का एल्केमिस्ट बन गया, जो अभी भी एक अच्छा लेवल था, जिससे जॉन समझ जाता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और अपने सामने लैंगटियान को देखकर जोयान, जैसे अपने दिल में काफी ज्यादा प्राउड था, वो टुकड़ों में बिखर जाता है। साथ ही वो एक्साइटमेंट जो कि कंपटीशन जीतने के बाद आया था, वो भी गायब हो जाता है, क्योंकि लैंगटियान के सामने तो जोयान को लग रहा था कि वो पूरी तरीके से बेकार है। तभी लैंगटियान कहता है, धन्यवाद इस कुलड्रोन के लिए ब्रदर, अब मुझे जाना चाहिए। दूसरी तरफ जॉन तो अभी भी उसके टैलेंट से ही चौंका हुआ होता है और लैंगटियान जॉन को ग्रीट करके अलविदा कहता है, क्योंकि ट्रायल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था और लोग यहाँ वहाँ जा चुके थे। तो जोयान भी मैदान से बाहर आता है और जेनी और ले साओलोंग से मिलता है। कुछ देर की बधाई के बाद जोयान याओ जून कॉम्पिटिशन देखने का कहता है, ये देखकर कि लैंगटियान इतना ज्यादा पावरफुल बंदा था और उसकी मदद से जोयान को रैंक 3 में प्रमोट होने का मौका मिला था। तो जॉन और भी पावरफुल अल्केमिस्टों को देखना चाहता था ताकि वो और भी ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर सके। जेनी और साओलोंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस एल्केमी को देखने के लिए, इसीलिए वो भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ किंग हाओरान ऊंचे स्टेज पे खड़े होते हैं और किंग मुयर, साथ ही सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर और फिफ्थ एल्डर उन्हें चुपचाप जाने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ किंग हाओरान कहते हैं, मुझे मत देखो, दिखावा करो कि तुम मुझे नहीं जानते। जोयान जो कि याओ जून के कॉम्पिटिशन में रास्ते में लोगों के प्रभाव को फील कर रहा होता है, उसे अचानक अपने दिमाग में किंग हाओरान की आवाज आती है और इससे पहले कि जॉन कोई भी प्रतिक्रिया दे पाता, वो किंग हाओरान को देख लेता और उसके पीछे के 5 लोगों को। अचानक किंग हाओरान को अपने सामने आते हुए देखकर जेनी और ले साओलोंग, उनका दिमाग भी अचानक से हलचल मच जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जोयान को देख लिया गया है। दूसरी तरफ जेनी के दिमाग में एक ही पल में काफी सारे थॉट आते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे 3 एल्डर्स को भी देखते हैं और किंग हाओरान और किंग मुयर उनके सामने थे और पीछे के एल्डर पीछे थे, तो जेनी और ले साओलोंग समझ गए होते कि अब वो यहाँ से भाग तो नहीं सकते। इसलिए जेनी और ले साओलोंग तुरंत ही कहते हैं, तो मैं एक बार फिर से डेमन एम्प्रेस से मिली हूँ। दूसरी तरफ जोयान भी उसे रिस्पेक्टेडली ग्रीन करता है।
साथ ही जॉन ने जब किंग हावरान की आवाज़ को सुना था तो उसे समझ में तो नहीं आया था कि क्या हुआ, लेकिन वो किंग हावरान की बात को फॉलो करता है और किंग हावरान को ना देखने का नाटक करता है। दूसरी तरफ किंग मुयर अभी भी नकली जोयान को अचानक ही किसी के द्वारा किडनैप किए जाने से काफी हैरान होती है। उसने तो सोचा था कि कोई जोयान को ही उठा कर ले गया, लेकिन अब जब वो जोयान को अपने सामने देखती है तो बहुत खुश होती है कि चलो मेरे बच्चों के पापा जिंदा हैं, मतलब होने वाले बच्चों के पापा जिंदा हैं। जिसके बाद वो जोयान को ग्रीट करने के लिए आगे जाने ही वाली थी कि तभी किंग हावरान उसे रोक देते हैं और किंग हावरान की नजरों को देखकर किंग मुयर तुरंत ही डर के मारे अपने मुंह के वर्ड्स को तुरंत ही निकाल लेती है और एक तरफ हट जाती है। जिसके बाद किंग हावरान जोयान की तरफ देखते हुए उसे न जानते हुए तुरंत ही नाटक करते हुए कहते हैं ये कौन है। तभी जेनी और ले साओलोंग मनी मले स्माइल करते कि ये वास्तव में नाटक करने के लिए अच्छा मूड था, इसलिए वो रेस्पेक्टेडली ग्रीट करते हुए कहते हैं ये मेरे ग्रुप का मेंबर है सुआंग हुओ। दूसरी तरफ किंग हावरान की इन हरकतों से तो जोयान कंफ्यूज होता है कि बंदा करना क्या चाहता है और ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है कि वो उसे नहीं जानता। तभी किंग हावरान एक वर्ल्ड रैंक की स्किल को निकालते हैं और कहते हैं कि आप इसे ऑक्शन में नीलाम कर सकती हैं। तभी जॉन दिल में सोचता है कि ब्रदर किंग करना क्या चाहता है। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन उसे समझ में ही नहीं आ रही होती। हालांकि उसे किंग हावरान के इरादे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसे पता था किंग हावरान नया डेमन एम्परर है और उसकी हर एक मूवमेंट पे अनगिनत लोगों की नजर होगी। यहाँ तक कि हर कोई जानता था कि किंग हावरान जोयान को जानता है, इसीलिए किंग हावरान को यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत थी और सेम ही जोयान को भी। जिसके बाद किंग हावरान कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीजें कठिन नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए चीजें कठिन ना बनाए। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान जेनी और ले साओलोंग की तरफ देखता है और उसका जो वर्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। और उसी टाइम पे जेनी और ले साओलोंग चार पावरफुल स्पिरिट स्पिरिचुअल पावर से अपने आप को सील फील करते हैं, जहाँ जेनी और ले साओलोंग कुछ टाइम के लिए तो पावरलेस फील कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो अपने दिल में जानते थे कि किंग हावरान ने तो उन्हें पूरा किडनैप कर लिया है। साथ ही जेनी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को भी फील कर लेती है कि किंग हावरान तो जोयान का सबसे एल्डर ब्रदर था, इसलिए वो जोयान को चोट नहीं पहुंचाएगा। साथ ही उसने कभी भी जोयान के लिए फिल फॉर्मूले की लालच भी नहीं की। आखिरकार जोयान ने उसे ब्लड डेमन ऑर्डर दिया था, तभी वो जोयान को सीधे ही मार डाला होता। जिसके बाद किंग हावरान जोयान की तरफ देखता क्योंकि वो जोयान की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा चिंतित था और उसे नहीं पता था कि मर्चेंट अलायंस जोयान के साथ क्या करेगा। जहाँ तक कि किंग हावरान के वर्ड्स की बात थी, उसके वर्ड्स में जोयान के लिए कोई भी नफरत नहीं होती, ना ही बाकी किसी के लिए। बस उसे उम्मीद थी कि जॉन उसके नाटक में उसकी हेल्प कर सकता है और उसके ऊपर शक ना करे। दूसरी तरफ जेनी, उसे भी समझ में आ गया होता है कि उसे भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना होगा। साथ ही उसे पता नहीं होता कि जॉन के बारे में वो कैसे बात करे। आखिरकार किंग हावरान और जोयान की सिचुएशन उसे पता थी, इसलिए वो जल्दी डिसीजन लेना था। तभी किंग हावरान कहता है जेनी। तभी जेनी किंग हावरान की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है डेमन एम्परर मजाक कर रहे होंगे, मैं उनके लिए भला चीजें कैसे कठिन बना सकती हूँ, हमें तो केवल अपने रिश्तों को और अच्छा रखना चाहिए। ये सुनकर तो किंग हावरान स्माइल करते हुए कहता है हाँ मिस जेनी, आप सच में काफी टैलेंटेड पर्सन है और ये काफी अच्छा होगा, तो क्योंकि ये मामला तो आप हमारी डेमन ट्राइब तक क्यों नहीं आती, आप लोग क्या सोचते हैं। हालांकि किंग हावरान को नहीं पता था कि जेनी का क्या मतलब है, लेकिन वो केवल जोयान की सेफ्टी चाहता था। साथ ही उसने जैन बुफान से भी यही कहा था कि जोयान को सेफ रखना। दूसरी तरफ किंग हावरान के इन्विटेशन से जेनी को पता था कि उसके पास मना करने या कुछ भी कहने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जेनी चुपचाप से हिला देती है। जिसके बाद किंग हावरान और बाकी के 5 लोग ले साओलोंग और जेनी को लेकर टीयर सिटी के डेमन ट्राइब के वेलकम स्थल पर पहुंच जाते हैं। साथ ही वहां पहुंचने के बाद जेनी और ले साओलोंग को कैद करने वाली स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे गायब हो गई होती है, जिससे जेनी और ले साओलोंग को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। जिसके बाद जेनी यहाँ से जैन बुफान को एक मैसेज भेजने का टाइम क्रिएट करती है। दूसरा हवा के एरिया के मध्य काफी स्पीड से तेजी से काफी सारी फिगर्स उड़ रही होती है, जो कि जोयान और बाकी लोग होते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में नीचे लोग जब टाइम पर ऊपर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान नजरों के साथ ऊपर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और कहते हैं अभी मैंने सुना कि डेमन एम्परर ने एक हाई रैंक के बैटल स्किल को ऑक्शन हाउस में भेजा है, जो कि एक वर्ल्ड रैंक का स्किल है। सच कहूँ तो डेमन एम्परर वास्तव में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और अभी कोई जो कॉम्पिटिशन प्लेस से बाहर आया था उसी ने ये कहा होता है। तभी एक बंदा कहता है क्या ये स्वांग वो नहीं है जिसने अभी चैंपियनशिप जीती है, वो डेमन एम्परर के साथ कैसे हो सकता है। तभी एक बंदा कहता है पीक पावर हाउसेस के लिए ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए फाइट करना तो नॉर्मल सी बात है। तभी वो बंदा कहते हैं बहुत अच्छा होगा जब मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊं। वास्तव में डेमन एम्परर के साथ हेल्प करना और मर्चेंट अलायंस की उस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जेनी के साथ रहना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ तक कि स्वांग वो नाम का वो बंदा जिसने अभी कंपटीशन जीता वास्तव में सभी का अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। सच में मुझे भी उस पर प्राउड हो रहा है। तभी किंग हावरान कहता है लिटिल ब्रदर आप तो काफी टैलेंटेड हो, आपने पिल कंपटीशन जीत ली और हीरोज के सामने आप कड़ी टक्कर देकर भी खड़े रहे, मुझे तुम पे काफी ज्यादा गर्व है, मैं तुमसे सच में काफी खुश हूँ। जिसमें जॉन स्माइल करते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक दिखावा है और काफी ऑनेस्ट स्माइल पास करता है। उसे पता था कि उस टाइम पे अगर उसे लैंग तियान की मदद नहीं मिली होती तो जॉन कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रैंक 3 की पिल को कैसे रिफाइन करना था।
साथ ही जुआन के दिल में लैंग तियान की काफी अच्छी छाप थी। साथ ही जुआन को अपने दिल में लग रहा होता कि वो दोनों एक दिन फिर से मिलेंगे। साथ ही जुआन के कम ईगोफुल बिहेवियर को देखकर जैन भी काफी हैरान थी, क्योंकि यंग होने के बाद अक्सर लोग काफी ज्यादा ईगोफुल होते थे, लेकिन जॉन वास्तव में ऐसे रिजल्ट के बाद भी काफी ज्यादा शांत था। ये काफी ज्यादा रेयर था। दूसरा किंग मुयर जेनी की हरकत को देख लेती है तो अचानक ही वो अपना मुंह बंद कर लेती है और उसका मुंह बन जाता है सड़ा सा। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे गुस्सा आ रहा है या वो जेलिसी फील कर रही है, लेकिन उसका चेहरा सूजा हुआ होता है। दूसरा किंग हावरान जिनके सेंसेस काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, वो भी इस चीज को फील कर लेते हैं और उसके चेहरे पे थोड़ी सी झुर्रियां आ जाती हैं और वो उदास हो जाता है। साथ ही उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा भी होती है, जिसके बाद वो हल्के से आए भरते हुए जो यान की तरफ देखता है और थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होता है। साथ ही वो ज्यादा बात न करते हुए इसके बाद सिर नीचे करके आगे की तरफ उड़ जाता है। साथ ही उसे पता था कि हालांकि जॉन का बिहेवियर काफी ज्यादा शांत है और काफी रिच है, लेकिन लड़कियां वास्तव में उसकी काफी तारीफ करती थी और उससे काफी अट्रैक्ट होती थी। साथ ही उसके पास रहने वाली लड़कियां एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल भी थी, यहाँ तक कि बिना किसी पछतावे के। उनमें से एक भी काफी थी, लेकिन जुआन के पास तो यहाँ पे तीन है, जैसे यूनर, काइलिन और जियोकुई। वास्तव में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, और एक हस्बैंड को ऐसे ज्यादा क्या चाहिए। जिसके बाद उस सिटी में टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर वो पहुंच जाते हैं। हालांकि सभी चीजों से बचने के लिए फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों को हटा देते हैं और कहते हैं डैमन एम्परर आ रहे हैं, जिससे सभी लोग हट जाते हैं। और उसके बाद एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा वहाँ पे अपेयर होता है, जिसके बाद सभी लोग के रास्ते के साथ ही वो लोग वार्म होल के अंदर एंटर हो जाते हैं और डेमन ट्राइब के एरिया में पहुंचते हैं और वेलकम रूम जो कि काफी आइकॉनिक होता है। साथ ही यहाँ पे डेंटियान एरिया की पीक पावर हाउसेस उनका पीछा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद किंग हावरान कहता है जोयान, सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए मेरे पास ऐसा स्टेप उठाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद मैं एपिसोड यहीं पे एंड कर देता हूँ, तो आगे की बातें हमें आगे पता चलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वेट कर सकते हो अगले एपिसोड के लिए, और जो कुछ भी आपको वीडियो में पसंद आया हो उसके लिए उस पॉइंट को कमेंट कर देना कि हाँ ये लाइन मुझे पसंद आई। और हाँ प्लीज़ सपोर्ट दिखा देना यार, क्योंकि चैनल की हालत तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने मुझे बताया था कि ये हो गया है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो बाय बाय फैमिली, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे अगर चैनल रहा तो।